खबरें तफसील से। अमर जवान ज्योति अब कौमी जंगी यादगार पर रोशन रहेगी। इंडिया गेट की शिनाख्त अमर जवान ज्योति को आज नेशनल वॉर मेमोरियल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अमर जवान ज्योति 1971 हिंद पाक जंग में जानिसार करने वाले जवानों की याद में रोशन की गई थी। 1971 में हुए हिंद पाक जंग के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में जम करने का फैसला किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने अमर जवान ज्योति के मुंतकली मामले में नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे जांबाज जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलाई गई थी, आज उसे बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग मुल्क से मोहब्बत और कुर्बानियों को नहीं समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने जवानों के लिए अमर जवान ज्योति फिर से रोशन करेंगे। वहीं कांग्रेस के दूसरे लीडरों ने भी इस मामले में इख्तिलाफ किया है। अमर जवान ज्योति इस देश की करोड़ों करोड़ों लोगों की अंतरात्मा में बसी हुई है। ये भारत की जो सबसे शानदार घड़ी थी 1947 के विभाजन के बाद, जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया भारत ने और बांग्लादेश की संरचना की, ये अमर जवान ज्योति उसका भी प्रतीक है। पर अमर जवान ज्योति की एक अपना विशेष स्थान है भारत के लोगों की अंतरात्मा में, उनकी मानसिकता में। और इसलिए ये जो हो रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से और सभी राष्ट्रवादी शक्तियों से और सभी देशभक्त लोगों से ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस त्रासदी को रोकना हम सबका कर्तव्य बनता है। दूसरी तरफ साबिक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में जम करने के कदम की सताइश की है। 50 साल के बाद अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में जो फ्लेम है उसके साथ मिलाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि जो अमर जवान ज्योति है, इंडिया गेट है, जो वो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे जो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की लड़ाई करी थी, उनका नाम है। उनको हम पूरी इज्जत देते हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ करी उनके लिए, और आज फौज जो है उनकी वजह से है। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल जो अभी पिछले 3 साल में जो बना है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन सलामी है हमारे सोल्जर, सेलर, एयर वॉरियर्स को। और जो अभी अमर जवान ज्योति है वहाँ मर्ज की जा रही है, वहाँ पर हम जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहाँ पर, और हम हर रोज़ वहाँ पर जाके एक नेक्स्ट ऑफ किन को वहाँ पर आदर दिया जाता है। जो वहाँ पर उन्होंने कुर्बानी करी है देश के लिए, उनको वहाँ आदर दिया जाता है। और पूरे जो उनके यूनिट के सर्विंग ऑफिसर्स हैं, सर्विंग जवान हैं और रिटायर्ड वेटरन्स हैं मेरे जैसे, वहाँ जाते हैं, उनको सलामी देते हैं। तो ये जब जाया जाएगा वहाँ पर, तो पूरे देश को गर्व होना चाहिए इस बात पे कि नेशनल वॉर मेमोरियल में अभी हम वहाँ पर एक इंडियन सोल्जर्स, सेलर, एयर वॉरियर जिन्होंने 1947 के बाद, और 25,000 हैं उसमें से जिन्होंने देश के लिए कुर्बान दी है, हम उनको सल्यूट करेंगे। और साथ में जो सर्विंग सोल्जर्स हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनको हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारे देश की हमेशा सुरक्षा करी है। क्लब हाउस चैट मामले में खवातीन के बारे में नाशाइस्ता कलमात और नाजिबा चैट मामले में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हरियाणा से आकाश, जैष्णु और यश नामी 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों क्लब हाउस चैट के कलीदी मुलजिमीन हैं और तीनों फरार भी थे। ट्रांजिट रिमांड के बाद तीनों को मुंबई लाया जाएगा। क्लब हाउस चैट मामले में चंद खवातीन और रजा एकेडमी ने मुंबई में केस दर्ज करवाया था और मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। इस मामले में आज मुंबई जॉइंट पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी।
इसी मामले पर मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस मामले को लेकर आवाज उठी थी और अब 3 लोगों का नाम इसमें सामने आया है। क्या लगता है और लोगों की चेन भी इसमें शामिल होगी? क्या कुछ तहकीकात इस वक्त चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से जांच बड़ी तेजी से की जा रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारियां जो है हरियाणा से किया गया है। तीनों को जो है मुंबई लाया जा रहा है, उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछले दिनों देखा था कि सबसे पहले बुल्लीबाई ऐप और उसके बाद सुलीबाई ऐप, ये 2 ऐसे मामले थे जिसे लेकर के साइबर सेल ने जाँच तेजी की थी। उसकी भी जाँच अभी भी मुंबई पुलिस कर रही है बुल्लीबाई वाले केस में। और ये मामला जो है क्लब हाउस वाला, इसमें जो है ऑडियो ऑनलाइन ऐप पर डाला गया है जहां पर महिलाओं को लेकर के गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, गलत टिप्पणी की गई है। एक महिला की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने धारा 153A यानी क्रिएटिंग वायलेंस विद कम्युनिटी, साथ ही 354A, 354D और उसके साथ साथ IT एक्ट धारा 67 लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए केस रजिस्टर कर लिया गया है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले कुछ समय बाद यानी 12 बजे का समय तय किया गया है। ज्वाइंट CP जो है खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, बात करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे कि इस मामले को किस तरह से हैंडल किया गया। क्या इन तीनों के अलावा इस मामले में और कोई इन्वॉल्वमेंट है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां और की जा सकती हैं, जांच किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इन सारी चीज़ों का बातों का खुलासा जो है ज्वाइंट CP खुद कुछ समय बात करेंगे। बिल्कुल, आज जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस कमिश्नर खुद इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि प्रशांत, एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि अब तक तो फिजिकल तौर पर वुमेन्स की सिक्योरिटी पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बड़ा मुश्किल हो रहा है खवातीन के लिए इस तरह रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। कैसे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इसमें काम किया जाए कि इस तरीके की परेशानी सामने ना आए? देखिए दोनों मामलों को अगर उठाकर देखा जाए, बुलीबाई केस को और अभी क्लब हाउस को, तो इस दोनों ऐप को बनाने वाले जो यंग जनरेशन है उनकी उम्र आप अगर देखें तो 18 साल से लेकर के 22-23 साल के बीच में ही है। यानी ऐसे ऐप को अंजाम देने वाले यंग जनरेशन बड़ी तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये ऑनलाइन सिस्टम किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से बनाया जाता है, ये मुंबई पुलिस के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन जो साइबर सेल है इसमें एक्सपर्टीज होते हैं, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है, ऐप कहाँ से बनाया गया है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए परिणाम सामने है। शिकायत देखिए 1 दिन पहले ली गई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो मुंबई महाराष्ट्र में न रह के हरियाणा में थे, लेकिन उनको ट्रैक किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। आगे की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि पहले फिजिकली असॉल्ट होता था, कई मामले जो है महिलाओं को लेकर के सामने आया करते थे, लेकिन अब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को मन भटकाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के मुंबई पुलिस की तरफ से जो साइबर सेल है बड़ी तंदुरुस्ती से काम कर रही है और परिणाम सामने है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में इन तीनों के अलावा और कौन है, क्योंकि देखिए इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक की उम्र 19 साल है, एक की उम्र 21 साल है, एक की उम्र 22 साल है। यानी आप देखिए तो जो यंग जनरेशन है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना ही होगा कि जब ज्वाइंट CP प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, कई बातों का पहले साफ करेंगे, तो देखना होगा कि कौन सी चीज़ें सामने रखते हैं और क्या इस मामले में और किसी का इन्वॉल्वमेंट है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, हो सकता है कई और नाम इसमें सामने आए क्योंकि ऐप का मामला है और नौजवान तेजी से इन ऐप्स की तरफ रागिब होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में बजरंग दल के कारकुनों के जरिए मजहबी बुनियाद पर लोगों को रोकने और हरासा करने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। महू इंदौर के रहने वाले आसिफ शेख पड़ोस की रहने वाली स्कूल टीचर के साथ अजमेर जियारत को जा रहे थे। तभी बजरंग दल के कारकुनान को इसकी खबर लगी और उन्होंने उज्जैन रेलवे स्टेशन से दोनों को लव जिहाद के नाम पर ट्रेन से उतारकर GRPF के हवाले कर दिया। बजरंग दल का जवाब है कि ये मामला लव जिहाद का है और इस तरह से हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ कबूल नहीं किया जा सकता है। आज बजरंग दल को सूचना लगी कि एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का भेला फुसलाकर अजमेर की ओर ले जा रहा था, जो कि सूचना लगते से ही बजरंग दल की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और जयपुर की जो गाड़ी जा रही थी, अजमेर जयपुर जो गाड़ी जा रही थी, उसमें AC नंबर B1 में से 13 और 14 नंबर की सीट से उस लड़के को और लड़की को लिया
और जीआरपी थाने ले जाके कानूनी कार्रवाई करवाने की बोला। उज्जैन में बजरंग दल के कारकुनों के जरिए लव जिहाद के नाम पर महू के आसिफ शेख और उनकी पड़ोसी खातून स्कूल टीचर को ट्रेन से उतार कर हरासा करने पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जमीयत उलमा का कहना है कि नाम निहाद तंजीमों के जरिए कानून को हाथ में लेकर मनमानी करते हैं, जिन्हें कबूल नहीं किया जा सकता है। इंदौर महू के शेख आसिफ और उनके पड़ोसी लड़की, जो कि दोनों बालिग हैं और दोनों के घर वालों की रजामंदी से अजमेर जियारत को जा रहे थे, लेकिन नाम निहाद दल के लोगों ने फिरकावाराना रंग देकर इसे लव जिहाद का नाम दिया और माहौल को खराब करने की कोशिश की है। जमीयत उलमा ने कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ नाम नेहाद तंजीमें खड़ी हो जाती हैं और वो कानून को इस तरह से हाथ में लेती हैं जैसे वो पुलिस का उनको अधिकार है। कहीं सड़कों पे रोका जाता है, गाड़ियों को रोका जाता है, जानवरों को रोका जाता है और पुलिस से ज़्यादा तखरीबकारी रवैया अपनाते हैं। बाज़ारों के अंदर अगर फटाके की दुकान है और गणपति जी और या लक्ष्मी जी की तस्वीर उसके अंदर होती है तो कुछ दल के लोग पहुंचते हैं और दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं। तो भैया उस गरीब दुकानदार तो नहीं बनाता है, या पतंग की डोर अगर कहीं से आती है तो वो गरीब दुकानदार पतंग की डोर नहीं बनाता है, फटाके वो नहीं बनाता है। तो इस तरह से जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, जो लोग निर्माता हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, उनकी तहकीकात होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट मजबूत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के जरिए इस तरह जो मनमानी की जा रही है इसको रोका जाना चाहिए। कानून को हाथ में लेने की अगर इजाज़त दी जाएगी तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, मुल्क में जो है फिरका परस्ती बढ़ रही है, ये मुल्क के लिए बहुत घातक है, इसको फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, मुल्क के लिए इस तरीके के मामले घातक हो सकते हैं। मेहताब आलम हमारे नुमाइंदे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, बड़ा अजीबोगरीब मामला है, जबरदस्ती इसमें साफ नजर आ रही है, जबकि ये कहा जा रहा था कि दोनों के वालिदैन को भी इस बात की इत्तला थी, उनकी मर्जी से जा रहे थे। फिर क्यों इस तरीके की जबरदस्ती की कार्रवाई बजरंग दल की तरफ से की गई? पहला मामला यह है कि इंदौर महू के रहने वाले शेख आसिफ और उनके साथ पड़ोसी टीचर जो है, क्योंकि आसिफ अजमेर जियारत को जा रहे थे तो वो लोग फैमिली जो है बरसों से साथ में रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको भी जियारत करना है, साथ में चले जाए, तो दोनों का टिकट साथ करवाया, दोनों के घर की रजामंदी के साथ। और जब वहां पर बजरंग दल को खबर लगती है तो उज्जैन स्टेशन पर उतारा जाता है और उज्जैन जीआरपी की जो सरबराह है नविता गुप्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों के मामले यहाँ पर आए थे, लेकिन दोनों बालिग हैं और दोनों की जो है मामले में इस तरह का कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया है। तो दोनों के घर वालों को बुलाकर उनकी रजामंदी जो है उसके बाद इनको जो है जाने दिया गया है। लेकिन बजरंग दल के खिलाफ किसी तरह का मामला किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन न्यूज़ 18 के पास जो खबर आई है कि इंदौर महू में जो है आसिफ ने और लड़की के घर वालों ने जो शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि लड़की स्कूल टीचर, उसका कहना है कि बजरंग दल के लोगों ने इस तरह से कार्रवाई करके उसके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की है। मेहताब आलम, जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने शिकायत करवाई है, तो क्या पुलिस की तरफ से बजरंग दल के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई या नहीं? देखिए, अभी मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी कब होती है, कैसे होती है, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन ये कि उज्जैन में तो कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, जिस तरह से उज्जैन जीआरपी की सरबराह जो है निवेदिता गुप्ता ने कहा कि वहां पर कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन इंदौर में इसकी शिकायत दर्ज की गई है शेख आसिफ की तरफ से। मेहताब आलम, ये भी हो सकता है क्योंकि कई लोग ट्रेन में तो लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, ऐसे में इन लोगों को ही बजरंग दल ने निशाना बनाया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुखबरी की हो इन दोनों के खिलाफ? यकीनी तौर पर देखिए, अगर कोई मुखबिरी नहीं होती तो ये खबर उनके पास कैसे लगी कि ये फैमिली जो है, क्योंकि ट्रेन इंदौर से नहीं जाती बल्कि जो है वो ट्रेन भोपाल से अजमेर के लिए जो है रवाना होती है और वो रात में जो है अजमेर जो उज्जैन स्टेशन पहुंचती है। उज्जैन से ट्रेन पकड़ी गई है, तो दोनों में वहां पे जो है B1 कोच के सीट नंबर 13 और 14 पे जब बैठते हैं तो वहां पे बजरंग दल के कारकुनान पहुंचते हैं और उनको जो है हिरासत करते हैं, उनको पकड़ के जीआरपी के हवाले करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम तंजीमों का जो इल्जाम है, उनका जो जवाब, उनका कहना है कि अगर किसी तरह की कोई भी बात हुई है तो ये काम पुलिस को करना चाहिए और किसी भी दल को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। और जो लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जमीयत उलमा ने।
बिल्कुल, तो कानून को हाथ में लेते हुए बजरंग दल के लोग नजर आ रहे हैं और कई बार ऐसी कार्रवाई बजरंग दल की तरफ से देखी गई है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी के करीब तकरीबन 31 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में ये कामयाबी हासिल हुई है दोनों को। आपको बता दें कि 31 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, और फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर 31 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, 31 किलोग्राम मंशियात के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की ये तस्वीरें हैं। पुंछ, जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये 31 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज दोनों की मुश्तरका कार्रवाई में ये कामयाबी हासिल हुई है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गांधी जी के खिलाफ काबिले एतराज तबसरे के मामले में कालीचरण को थाने कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं थाने में कालीचरण समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कालीचरण भी शामिल हैं। थाने कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। तो पूरा मामला था जहां पर गांधी जी के खिलाफ काबिले एतराज तबसरा किया गया था, जिसमें कालीचरण को थाने कोर्ट में पेश किया गया है और उनके साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो गांधी जी के खिलाफ काबिले एतराज तबसरा करने के मामले में कालीचरण को थाने कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कालीचरण समेत। तो इस वक्त विनोद राय हमारे नुमाइंदे मजीद तफसील के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, बताइएगा, कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है कालीचरण को, क्या कुछ कोर्ट में तबसरा रहा? जी बिल्कुल, यदि देखें तो अभी कुछ समय पूर्व ही कालीचरण बाबा उर्फ अभिजीत सरक को यहाँ पर थाने कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। थाने पुलिस का कहना है कि उनकी पुलिस कस्टडी लेने का प्रयास वह करेंगे। वहीं जो अभिजीत कालीचरण बाबा के जो वकील हैं, उनका कहना था कि इस पुलिस कस्टडी की जो थाने पुलिस मांग रही है उसका वह विरोध करने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्हें पुलिस कस्टडी मिलती, क्योंकि थाने पुलिस का कहना है कि इस केस में 5 अन्य आरोपी भी हैं जिनकी तलाश वह कर रही है, जिनके नामों का खुलासा कालीचरण कर सकता है। बिल्कुल विनोद, जो और 5 लोग हैं उनमें कौन कौन शामिल है, क्या इस हवाले से जानकारी? जी बिल्कुल, ये देखें, थाने पुलिस का कहना है चूंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है वह कालीचरण के नाम पर दर्ज की गई है और अन्य के नामों का खुलासा जो कंप्लेनेंट है महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं जितेंद्र रावत, उन्होंने नहीं किया है। तो उन नामों का खुलासा कालीचरण ही कर सकता है। तो इसके लिए आप पुलिस कस्टडी लेने का प्रयास वह कर रहे हैं। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि उनको कितने दिन की पुलिस तहवील मिलती है। विनोद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। जी आगे बढ़ेंगे। कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। एक दिन में 3,47,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 703 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। इसी दरमियान 2,51,770 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। फिलहाल मुल्क में कोरोना के फाल मामले 20,18,825 हैं। ओमिक्रॉन के कुल मामले 9,692 हो गए हैं। अब तक 160 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। वहीं बात करेंगे कोरोना मामलों के बीच दिल्ली में क़याम पजीर लोगों के लिए राहत की खबर है। जी हां, दिल्ली में नाफिज वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला लिया जा रहा है। बाजारों में नाफिजुल अमल ताकजुफ्त फार्मूले यानी कि ऑड इवन फार्मूले को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह प्राइवेट दफ्तर भी 50% मुलाजमीन के साथ खोले जा सकेंगे। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है और अब गवर्नर की मोहर का इंतजार है। ये रिक्वेस्ट की गई है। थैंक यू। बढ़ते कोरोना
के मामलों में कुछ कमी देखी जा रही है और इसको देखते हुए ही दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा गया है और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली में से वीकेंड कर्फ्यू को हटाया जाए। ऑड इवन के आधार पर जो अब तक दुकानें खुल रही थी, ऑड इवन का आधार वहां से हटाया जाए और साथ ही साथ जो प्राइवेट ऑफिसेज पूरी तरीके से बंद हैं उन्हें 50% की क्षमता के साथ खोलने की बात इस प्रस्ताव में कही गई है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कोविड के मामले धीरे धीरे दिल्ली में कम हुए हैं, तो आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को राहत दी जा सकती है। क्योंकि लंबे समय से जो दुकानदार हैं वो भी ऑड इवन आधार को हटाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें ये 3 बातें की गई हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि एलजी इस प्रस्ताव पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की सरबराही में आज अहम मीटिंग होने वाली है। जम्मू कश्मीर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर इस मीटिंग में तबादले ख्याल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में कोविड की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए इस मीटिंग में क्या कुछ खास होता है उस पर भी नजर रहेगी। इस मीटिंग में कोरोना की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में ये मीटिंग मुनक्किद होगी। तेलंगाना में कोरोना के 4,207 ताज़ा मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 26,663 हो गई है। जीएचएमसी में 1,645 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। आलमी वबा ने 2 अफराद की जान ले ली है। महकमा सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,20,215 अफराद का मुआयना किया गया है, जिनमें से 4,207 अफराद को कोरोना की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,825 अफराद सेहतयाब हुए हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में कोरोना की रफ्तार में तेजी आई है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में हर 2 मिनट में 5 अफराद आलमी वबा यानी कि कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।